तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर, जहां पर जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपोर्टेंट लेक्चर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड मैं लेकर के आता रहता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बीपी। मतलब आज के लेक्चर में हम समझेंगे हमारे शरीर के अंदर बीपी को कैसे मेंटेन किया जाता है, पल्स क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो बीपी सामान्य रहता है, नियंत्रित रहता है, वो किस प्रकार से, किस तरीके से रहता है, बॉडी के किस पार्ट के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? इसमें दो वर्ड हैं, ब्लड और प्रेशर। ब्लड का मतलब रक्त और प्रेशर का मतलब होता है दाब। यानी ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की दीवार पर लगने वाला दाब, लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerted by the circulating blood on the walls of blood vessels is known as blood pressure। मतलब सर्कुलेटिंग ब्लड का, जो ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला जो ब्लड है, उसका ब्लड वेसल्स की दीवार पर लगने वाला दाब, लगने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर या बीपी। चलिए अब बात आती है बीपी की कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं, उनको आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। पहला है सिस्टोलिक बीपी। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टोलिक बीपी की। सिस्टोलिक बीपी और दूसरा है डायस्टोलिक बीपी। पहले आप समझो, नॉर्मल बीपी आपने सुना होगा 120/80 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल बीपी की वैल्यू होती है, जिसमें 120 का मतलब क्या हो गया? सिस्टोलिक बीपी, और 80 का मतलब हो गया डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी मतलब हृदय के कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जो ब्लड प्रेशर बनता है, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक बीपी। और हार्ट के रिलैक्सेशन के बाद में, हार्ट के रिलैक्स होने की वजह से जो बीपी बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक बीपी। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। सिस्टोलिक मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर बना, डायस्टोलिक बीपी मतलब जो हार्ट के रिलैक्स होने की वजह से बना। तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ होगा, ज्यादा होगा, 120/80 120 होगा mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक बीपी होता है 80 mm ऑफ Hg। इसीलिए नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। अब एक पॉइंट और है जो हमेशा याद रखिए, देखिए हम वीडियो में, लेक्चर में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये सभी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा, ठीक है। बात आती है पल्स प्रेशर की, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का जो मान होता है, या सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का जो डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर या नाड़ी दाब के नाम से जानते हैं, जो कि 40 mm ऑफ Hg है। मतलब सिस्टोलिक का मतलब हो गया 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक का मतलब हो गया 80 mm ऑफ Hg। तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, 120 माइनस 80, तो क्या आएगा? 40 mm ऑफ Hg, जो कि होता है पल्स प्रेशर। क्लियर हो गया? तो हमने क्या समझा? सिस्टोलिक बीपी 120 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक बीपी 80 mm ऑफ Hg, पल्स प्रेशर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक इक्वल टू पल्स प्रेशर यानी 40 mm ऑफ Hg। समझ गए? अब देखते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम है स्फैग्मोमेनोमीटर। उसका नाम क्या है बेटा? स्फैग्मोमेनोमीटर। इसको याद रखिए हमेशा कि बीपी को मेंटेन करने वाली जो मशीन है, बीपी को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्फैग्मोमेनोमीटर। यदि पता नहीं है तो लिख लीजिए। उसके बाद में सेकंड जो बीपी नापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप, जो कि साउंड्स को सुनने के लिए ये यूज करते हैं इसको, है ना। बात आती है टाइप्स ऑफ बीपी। अगर हम बात करें बीपी के प्रकार की या ब्लड प्रेशर के प्रकार की, तो सबसे पहला प्रकार है आर्ट्रियल बीपी। आर्ट्रियल मतलब आर्टरीज के अंदर होने वाला ब्लड प्रेशर या आर्टरी का ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर इन दी आर्टरी मतलब आर्टरी के अंदर का दबाव। वीनस ब्लड प्रेशर क्या होता है? सेकंड, वीनस ब्लड प्रेशर यानी प्रेशर इन द वेन्स, वेन्स के अंदर का प्रेशर, जो कि लगभग 5 से 10 mm ऑफ Hg होता है। तीसरा है बेटा कैपिलरी बीपी। कैपिलरी के अंदर पाए जाने वाला ब्लड प्रेशर या कैपिलरी के अंदर का ब्लड प्रेशर, जो कि होता है 20 से 40 mm ऑफ Hg। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा कि आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर और वीनस ब्लड प्रेशर और कैपिलरी ब्लड प्रेशर क्यों बना? क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार की ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरी,
वेन और कैपिलरी, जो कि मेजर ब्लड वेसल है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी क्या होती है? जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वीनस या वेन्स जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरी जो जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब जो आर्टरी के अंदर पाया जाने वाला ब्लड प्रेशर है। वेन्स की जो दीवारों पर लगने वाला प्रेशर है उसे हम वेन प्रेशर कहते हैं, और कैपिलरी की दीवारों पर लगने वाले प्रेशर को हम वीनस प्रेशर कहते हैं। बेटा बड़े ही आसान भाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव बेटा सिर्फ एक ही है कि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो हर छोटी से छोटी चीज आपको ध्यान रहे, याद रहे, और अच्छे से आप एग्जाम को दो, 100% बेटा उसमें क्वालिफाइड हो। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर किन किन कारणों की वजह से, किन किन कारकों की वजह से अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला है आयु। आयु मतलब एज। सबसे पहला फैक्टर है बेटा एज। एज अगर हम बात करें एज की, तो इंक्रीज ऑफ एज मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो मसल्स की, मांसपेशियों की जो इलास्टिसिटी पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। और क्योंकि ब्लड प्रेशर के ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर मांसपेशियां यानी मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं, तो वही हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो जब उम्र बढ़ने के साथ साथ जब मसल स्टिफ हो जाएंगी, या मसल की जो फैलने और सिकुड़ने की मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो पावर है जब वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उस वजह से पेशेंट का बीपी बढ़ने लगेगा। समझ में आ गया? सेकंड कारण है सेक्स मतलब लिंग, यानी मेल या पुरुष। अगर हम देखें तो जनरली मेल के अंदर बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर है एक्सरसाइज या व्यायाम। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से टेम्परेली मतलब कुछ समय के लिए हमारा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है, बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसके अलावा चौथा कारक है इमोशन एंड स्ट्रेस। तो जब भी कोई व्यक्ति इमोशनल स्ट्रेस में हो तो उस कंडीशन में भी बीपी बढ़ता है। चिंता फिक्र कर रहा हो तो उस कंडीशन में बेटा बीपी बढ़ता है। अगला है नींद। अगर किसी पेशेंट ने नींद नहीं ली है, पूरी रात भर जगा है, पूरे दिन जगा है, मतलब उसने प्रॉपर नींद नहीं ली है, तो उस कंडीशन में बीपी घटने के चांस रहते हैं। उसके अलावा पोस्चर का भी बड़ा रोल है। अगर हम बात करें सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन में, तो सिटिंग पोजीशन मतलब बैठे हुए व्यक्ति के बीपी और खड़े हुए व्यक्ति के बीपी में अंतर होगा। जब कोई व्यक्ति बैठ करके जब उसका हम बीपी चेक करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा, और जैसे ही वो खड़ा होगा तो थोड़ा सा उसका बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है। उसके अलावा डाइट एंड ओबेसिटी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ओबेज होंगे, मतलब अगर ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ा हुआ पेशेंट का आएगा। तो हमने समझा बेटा बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के जो ऐसे कारक जो उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में। अब हम समझेंगे पल्स क्या होता है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड प्रेशर, पल्स और बीपी को हमारी बॉडी किस तरीके से मेंटेन करती है वो समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पल्स की डेफिनेशन। पल्स क्या है? इट इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉल ऑफ एन आर्टरी विद ईच हार्ट बीट। समझ में आया? चलिए, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, आसान भाषा में समझिए। हार्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन के बाद आर्टरी का फैलना और सिकुड़ने की जो पावर होती है, या आर्टरी के फैलने और सिकुड़ने को हम पल्स कहते हैं। पल्स कब बनती है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, तो उसके बाद में जो वेव्स, जो तरंग बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं पल्स। या और करके डेफिनेशन इसकी आप लिख सकते हो क्या? पल्स क्या है? इट इज द ऑल्टरनेटिव प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज पल्स। पल्स का मतलब क्या है? यह एक ऑल्टरनेटिव प्रेशर है जो कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की दीवारों पर लगता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और प्रत्येक हार्ट बीट के बाद में ही पल्स बनती है, या हम कहें जो हम पल्स चेक करते हैं ना बेटा, जो डॉक्टर पल्स चेक करते हैं, तो पल्स से सीधा सीधा हार्ट बीट चेक होती है। हार्ट बीट इक्वल टू पल्स, जो कि कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। याद रखिएगा, 72 टाइम्स हमारा हार्ट धड़कता है, और वही हमारी पल्स होती है। अब समझते हैं बेटा नॉर्मल पल्स रेट। तो एडल्ट के अंदर हम बात करें, एडल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्मल पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। अगर चिल्ड्रन की बात करेंगे तो 90 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। इन्फेंट के अंदर 120 टू 140 बीट्स पर मिनट। एथलीट्स, जो धावक होते हैं, एथलीट्स या खिलाड़ी जो होते हैं, उनकी 50 से 60 बीट्स पर मिनट। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं कि किसकी पल्स कितनी होती है। ठीक है। चलिए, अब बात आती है साइट ऑफ चेकिंग पल्स, क्योंकि हम पल्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहाँ से हम पल्स को चेक कर सकते हैं। वैसे तो 9 स्थान है, 9 जगह हैं जहाँ से हम पल्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिस्ट। रिस्ट की अगर हम बात करें, कलाई की, जो कि मोस्ट सबसे ज्यादा यहीं से पल्स ली जाती है, जो कि रेडियल आर्टरी से लेते हैं। रिस्ट या कलाई से बेटा हम कहाँ से लेते हैं? रेडियल आर्टरी से लेते हैं। नेक पर, नेक माने
गर्दन पे हम कैरोटिड आर्टरी से ले सकते हैं। उसके बाद टेम्पोरल आर्टरी, यानी टेम्पल नहीं है, टेम्पोरल पार्ट है। क्या है बेटा? टेम्पोरल, टेम्पोरल पार्ट। टेम्पोरल पार्ट कौन सा? कान के पास, कान से जस्ट आगे, यानी जहां पे कान हमारा उपस्थित होता है वो टेम्पोरल बोन कहलाती है। उसी के पास में टेम्पोरल आर्टरी होती है, वहां से हम टेम्पोरल पल्स ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रोइन एरिया में फीमोरल आर्टरी से ले सकते हैं, और फुट पे डोर्सलस पेडलस आर्टरी से ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ जगह हैं जिनको मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी, पल्स हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। और हम ऊपर से नीचे चलें तो सबसे पहले बेटा टेम्पोरल आर्टरी, उसके बाद में कैरोटिड आर्टरी, और उसके बाद में एपिकल पल्स जो कि हम डायरेक्टली हार्ट से महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स कहाँ होती है? बिल्कुल आपकी जो कोहनी है उसके जस्ट सामने की तरफ, या हम कहें एंटी क्यूबाइटल फोसा में, ब्रेकियल आर्टरी से। इधर अंगूठे, जो हमारा अंगूठा है, जो थंब है, थंब की बिल्कुल रूट में, थंब की रूट में लेटरल साइड में ये रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी से ले सकते हैं। उसके बाद ग्रोइन एरिया से फीमर से ले सकते हैं। उसके बाद में पोस्टीरियर टिबियल से ले सकते हैं, पोप्लिटियल से ले सकते हैं, और डोर्सलस पेडलस से ले सकते हैं। बेटा लिख लीजिए इनको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पल्स के प्रकार या टाइप्स। अगर हम बात करें नॉर्मल पल्स की, तो नॉर्मल पल्स का मतलब क्या है? रेगुलर रिदम और नॉर्मल रेट, मतलब सामान्य नाड़ी को ही हम नॉर्मल पल्स कहते हैं। बात आती है अगर टैकीकार्डिया, अगर कहीं पे आपको बेटा टैकीकार्डिया टर्म लिखा मिल गया, डॉक्टर ने लिख दिया टैकीकार्डिया, इसका मतलब है रैपिड पल्स रेट 100, यानी 100 पर मिनट, मतलब 100 पर मिनट, 100 पर मिनट से भी ज्यादा किसी की पल्स हो तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया मतलब पल्स का बढ़ना। उसके बाद में ब्रेडीकार्डिया क्या होता है? ब्रेडीकार्डिया मतलब पल्स का घटना, स्लो पल्स रेट, कितना? 60 पर मिनट से नीचे। अगला है थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स का मतलब क्या होता है? वीक और थिन पल्स, पतली या कमजोर नाड़ी। उसके बाद में बाउंडिंग पल्स कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड फुल पल्स, मतलब तीव्र और फुल स्पीड से जो चलने वाली, यानी भरपूर नाड़ी जिसको कहते हैं, या तीव्र गति से चलने वाली जो नाड़ी है उसे हम बाउंडिंग पल्स कहते हैं। और रेगुलर पल्स मतलब जिसमें कोई रिदम ना हो, कोई अनियमितता ना हो, है ना, तो ये अनियमित नाड़ी है ना, अनइवन रिदम। चलिए उसके बाद में बात आती है रेगुलेशन ऑफ बीपी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझिए बेटा ध्यान से, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाउ बॉडी इज रेगुलेट बीपी, मतलब हमारा शरीर ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है, किस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। चलिए तो समझिए ध्यान से, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। द बॉडी मेंटेन बीपी थ्रू द नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम एंड रीनल सिस्टम। याद रखिएगा, तीन मैकेनिज्म के द्वारा, तीन जगह से, नर्वस सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से और रीनल सिस्टम से, तीन तरह से हमारा शरीर बीपी को मेंटेन रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नर्वस रेगुलेशन, यानी नर्वस रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम से किस प्रकार से बीपी रेगुलेट होता है। तो समझिए, नर्वस सिस्टम में सबसे पहले बात आती है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब ये बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा? बैरो रिसेप्टर हार्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं? इनको हम प्रेशर रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। ये हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, या रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर मतलब किसी भी सूचना को रिसीव करने वाले को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब बात आती है इसकी लोकेशन की। तो वेरो रिसेप्टर पाए कहाँ जाते हैं? कैरोटिड और अयोटिक आर्च पर, कैरोटिड साइनस और अयोटिक आर्च पर, कैरोटिड साइनस और अयोटिक आर्च पर, हार्ट के अंदर ये लोकेटेड होते हैं। फंक्शन क्या है इसका, कार्य क्या है? डिटेक्ट चेंज इन ब्लड प्रेशर। हमेशा याद रखना, जैसे ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, मतलब सिस्टोलिक 120 से ऊपर और डायस्टोलिक 80 से नीचे अगर जाएगा, तो उस स्थिति में ये वेरो रिसेप्टर क्या करेंगे? उस भी ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर लेंगे और सेंड करेंगे सिग्नल टू दी वेसो मोटर सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है? हमारे मस्तिष्क का पार्ट है बेटा, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें वेसो मोटर सेंटर कहते हैं इसको, यानी बीपी को मेंटेन करने की इसमें क्षमता होती है ना। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा, तो ये जो बैरो रिसेप्टर होते हैं वो सीधे सिग्नल भेजते हैं वेसोमोटर सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगेटा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये समझो, उसकी फिजियोलॉजी समझो सबसे पहले। इफ बीपी इज इंक्रीज, याद रखना बेटा, बीपी इज इंक्रीज, यदि बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट द वेगल सेंटर। जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो ये बैरो रिसेप्टर वेगस सेंटर को स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे हार्ट रेट डिक्रीज होगी और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई जिससे बीपी नॉर्मल हो रहा है। उसके अलावा अगर बीपी घट रहा है, अगर बीपी घट रहा है तो क्या होगा? बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट करेंगे बेटा सिंपैथेटिक सेंटर को, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज होगी और फिर बीपी नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो रिफ्लेक्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में तुरंत
एक्शन में आते हैं, तुरंत काम करते हैं। उसके अलावा दूसरे रिसेप्टर हैं कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। दूसरा है बेटा कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, मतलब इसकी भी लोकेशन कैरोटिड आयोटिक बॉडी या आयोटिक साइनस पे होती है। ये क्या डिटेक्ट करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 एंड पीएच चेंज इन ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 की कंसंट्रेशन और पीएच को मॉनिटर करते हैं ये। अगर ऑक्सीजन की मात्रा घटती है ब्लड के अंदर और CO2 की मात्रा बढ़ती है तो ये बेटा बीपी को इंक्रीज कर देंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है और CO2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो क्या होगा? हमारे शरीर को ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता होगी। तो जिसकी पूर्ति करने के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ये कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे? ब्रेन के लिए सिग्नल भेजेंगे कि हार्ट रेट को इंक्रीज करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड हार्ट से सीधा लंग्स तक पहुंचे और हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल सके। समझ गए? उसके बाद में आता है बेसो मोटर सेंटर। वेसो मोटर सेंटर जो कि ये भी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही बेटा कंट्रोल होता है। वीएमसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वेसो मोटर सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा में लोकेटेड होता है। यही वो स्थान होता है, यही वो जगह है जहां से ब्लड प्रेशर को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। दूसरा, वेसो मोटर सेंटर क्या करता है? कंट्रोल द डायमीटर ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल्स की डायमीटर को, ब्लड वेसल के फैलने और सिकुड़ने को कंट्रोल करता है, जिससे ये बीपी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अगर बीपी बढ़ रहा होगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, है ना? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। अगर वैसो डायलेशन होगा तो बीपी घट जाएगा। अगर हमारे शरीर में बीपी घट रहा है तो उस समय ये क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वैसो डायलेशन कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। अब हार्मोन किस तरीके से रेगुलेट करते हैं हमारे बीपी को, ये समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एड्रिनल और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। याद रखना, कहां से सीक्रेट होता है बेटा? किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है? एड्रिनल मेडुला से। कहां से सीक्रेट होते हैं? एड्रिनल मेडुला से, यानी एड्रिनल ग्लैंड से। काम क्या है इनका? इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज कराने का इनका काम होता है। उसके बाद में सेकंड है एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। सोडियम और वाटर रिटेंशन को ही हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं, जिससे बीपी इंक्रीज होता है। मतलब हमारे शरीर में सोडियम और वाटर को इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर को बढ़ा देते हैं, जिससे बीपी बढ़ जाता है ना? उसके बाद में अगला है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये निकलता है और यूरिन के आउटपुट को डिक्रीज करके बीपी को इंक्रीज कर देता है। मतलब जब यूरिन का आउटपुट डिक्रीज होगा तो ब्लड बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है, यानी वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण बीपी इंक्रीज होगा। समझ गए? अगला बेटा हार्मोन है, अगला हार्मोन है एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, एएनपी, जो कि हार्ट से सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है? हार्ट से। ये क्या करता है? ये वैसो डायलेशन कर देता है, वेसल्स को फैला देता है, जिससे बीपी घटता है। यानी एएनपी क्या करता है? बीपी घटाने का काम करता है। समझ में आ गई बात? तो किस हार्मोन ने क्या किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं रीनल मैकेनिज्म, क्योंकि हमने समझा तीन तरह से, एक नर्वस सिस्टम जिसमें कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर ये काम आए। उसके अलावा दूसरा हमने हार्मोनल सिस्टम से समझा। अब तीसरा हम समझने वाले हैं कि किस तरह से रीनल मैकेनिज्म, यानी हमारी जो किडनी है वो किस तरीके से बीपी को मेंटेन करती है। तो इसमें जो मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेस होती है उसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, मतलब रास मैकेनिज्म। यहाँ पे बेटा एक मैकेनिज्म चलती है जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। याद करो इसको, इसका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, समझो क्या होता है, क्या होती है ये मैकेनिज्म। तो व्हेन बीपी इज डिक्रीज, जब किसी पेशेंट में बीपी डिक्रीज होगा तो किडनी सीक्रेट करेगी रेनिन। क्या सीक्रेट करेगी बेटा? रेनिन सीक्रेट करेगी। और याद रखना ये रेनिन कहां से सीक्रेट होता है? जेजीए सेल से। जेजीए सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से सीक्रेट होता है। कहां से? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से या एपरेटस से ये सीक्रेट होता है, ध्यान रखना। और रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, अब ये रेनिन जैसे ही ब्लड में बेटा सीक्रेट होता है तो क्या होता है? ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर से समझो, जब बीपी डिक्रीज हुआ तो किडनी ने क्या किया? रेनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट कर दिया, है ना? जैसे ही रेनिन ब्लड में आया, सीक्रेट हुआ, तो एंजियोटेंसिनोजन को इसने एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। और फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होना पड़ा। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हुआ, ये किसकी वजह से हुआ बेटा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में किसकी वजह से हुआ?
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई की वजह से, किसकी वजह से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से क्या हुआ, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में बदला। जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बदला तो ये क्या करेगा, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बीपी डिक्रीज हो रहा है। तो जब बेटा बीपी डिक्रीज होता है तो क्या होता है, बीपी अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या होगा, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जैसे ही वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो बीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए अगला, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन को भी बेटा स्टिमुलेट करता है, जिससे सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होता है और बीपी इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि रेनिन की मदद से और एल्डोस्टेरोन दोनों की मदद से ये बीपी को नियंत्रित करता है, और ये लंबे समय से हमारी बॉडी में जो बीपी मेंटेन्ड है वो इसी मैकेनिज्म की वजह से होता है। उसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे लोकल या ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म। एक लोकल मैकेनिज्म भी काम करती है या ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म भी काम करती है। टिश्यू कैन कंट्रोल देयर ओन ब्लड फ्लो बाय द लोकल वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब पर्टिकुलर जगह पर जो टिश्यू है, टिश्यू के पास भी अपने क्षमता होती है अपने आसपास की जो ब्लड वेसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की, यानी वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की। तो हमने क्या समझा इसमें, हमने इसमें एक चीज समझी कि जब हमारे शरीर में वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो बीपी बढ़ता है, जब वेसल्स रिलैक्स होती हैं तो बीपी नॉर्मल हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर जब हमारे शरीर में वाटर का लेवल बढ़ता है, जब हमारे ब्लड में वाटर का लेवल बढ़ता है, वाटर का रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब वो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी जरूर बढ़ेगा। याद रखना, ये पॉइंट भी हमेशा याद रखना बेटा, बीपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्लड वॉल्यूम के, ब्लड वॉल्यूम के। याद रखना, मतलब जब जब बीपी बढ़ेगा, जब जब बीपी बढ़ेगा उसका कारण क्या रहेगा, ब्लड वॉल्यूम। याद रखना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी जरूर बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से बीपी जरूर बढ़ेगा। याद रखना, ये हमेशा अपने अंदर अपने दिमाग में बेटा हमेशा इस पॉइंट को रखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को बेटा सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कमेंट करो हैशटैग मिनी अटेम्प्ट फैमिली। कई बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते बेटा, कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट कौन कौन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इस समय सीरीज चल रही है उस सीरीज का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो वो रेस्पॉन्स किसकी वजह से आ रहा है, वो आप लोगों की वजह से आ रहा है। देखिए बेटा, आपको जैसा कि पहले से ही पता है कि ये जो सीरीज है वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए स्पेशली चल रही है, जिसमें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेल से लेकर के और नर्वस सिस्टम तक कंप्लीट एनाटॉमी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपको जीरो से बेटा हीरो बना रहा हूँ, मास्टर्स बना रहा हूँ, किसका, एनाटॉमी का। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो लेक्चर है बेटा उनको आप एंड तक देखिए, समझिए, और देखिए जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उस मेहनत को साकार आप ही कर पाओगे। कब, जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, जो जरूरतमंद स्टूडेंट है उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में डालो, नहीं, सिर्फ जो जरूरतमंद है जिनको एक्चुअल में पढ़ाई करनी है उनके पास बेटा आप इसको भेजिए, जरूर भेजिए। और जो स्टूडेंट सच में जरूरतमंद है, जो पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ घरेलू महिलाएं हैं वो अपने घर के कामों की वजह से बेटा कॉलेज नहीं जा पा रही, स्कूल नहीं जा पा रही, तो वो अपनी पढ़ाई आसानी से मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस से करें। ये मेरा विजन है। मेरा विजन क्या है कि प्रत्येक नर्सिंग के स्टूडेंट को, प्रत्येक मेडिकल के स्टूडेंट को एक अच्छी शिक्षा मिले, और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस से पढ़ के, मुझसे पढ़ के बेटा आप अपने घर का, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस का, सबका नाम रोशन करें और अपनी यूनिवर्सिटी में से टॉप करें, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू वेरी मच, मेरी यही आशा है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में।